everyone, this is Manoj and today we are talking about relationship between CP and CV. So guys, आज के इस सेशन में हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाले हैं between CP and CV के बीच में, where CP is specific heat capacity at constant pressure and CV is specific heat capacity at constant volume. बट इस रिलेशन को निकालने के लिए, इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. सो गाइस, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, हमें पता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है. सो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, ओबे करता है. जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. एनर्जी ना तो बनती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होती है, ट्रांसफर होती है. और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहां पे निकलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो होता है del Q इज इक्वल्स टू del U प्लस del W. जहां पे del Q जो होता है हमारा, वो होता है हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, where del U is represented as internal energy change, internal एनर्जी चेंज. इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज. और इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है. स्टेट फंक्शन होता है हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज. स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं which depends on initial and final state of the system, initial and final state of the system, final state of the system. So हमारा जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है. इट मींस स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, बट पाथ पे डिपेंड नहीं करते. इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे. सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करता हूं del U की, तो del U जो होता है वो होता है U2 माइनस U1. इट मींस हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है वो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी की क्या होता है, बराबर होता है. अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इंटरनल एनर्जी चेंज है क्या. सो गाइस, इंटरनल एनर्जी चेंज होता क्या है, इट इज द सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल. सो मॉलिक्यूलर लेवल की जो एनर्जी होती है उन सबका सम क्या होता है, हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज होता है. जैसे सपोज मानिए मेरे पास एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं. सो हमें पता है ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होंगे. सो हमारा जो इंटरनल एनर्जी होगा, रैंडम मोशन जब भी मॉलिक्यूल का होगा तो हमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. अब आपको एक और चीज पता है कि इन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होगा इट मींस यहां पे मॉलिक्यूल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. सो मॉलिक्यूल के बीच में जो भी एनर्जी आएगी उन सबका सम किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगा. जैसे मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं तो इट मींस इन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट मींस इन मॉलिक्यूल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो जो काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी इन मॉलिक्यूल के बीच में होगी उन सबका सम क्या होगा, आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा. वहीं पे अगर मैं बात करता हूं del W की, तो del W यहां पे क्या है, del W है यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो सिस्टम पे जो काम हो रहा है, सिस्टम पे जो काम हो रहा है वो कहलाएगा आपका del W, जिसे हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम. सो गाइस, हम लोगों को पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन जो होता है वो होता है P del V. सो अगर इस वर्क डन की वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं इस वर्क डन की जगह पे, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन मिलेगा del Q इज इक्वल्स टू del U प्लस P del V. सो ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इक्वेशन. अगर हम W की जगह पे क्या रखते हैं, P del V, जो कहां से निकला है, जो आपने मैथमेटिकली निकाला होगा जब आप थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वेयर वर्क डन इज P del V. सो गाइस, यहां पे मुझे क्या बताना है, यहां पे हम दो नोट की बात करेंगे. कॉपियां खोलिए और फटाफट से लिख लीजिए कि अगर मैं यहां पे फर्स्ट नोट की बात करता हूं कि अगर हम हीट की सप्लाई करते हैं, इफ हीट इज सप्लाइड, if heat is supplied at constant
वॉल्यूम। अगर हम हीट की सप्लाई करते हैं, मतलब अगर हम हीट की सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट की सप्लाई होगी तो इट मींस कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब यहां पे क्या है कि जो डेल वी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो अगर मैं इस इक्वेशन को पकड़ता हूं, इक्वेशन x को अगर मैं पकड़ता हूं, x को अगर आप देखेंगे ढंग से तो डेल वी यहां पे जीरो है। सो अगर आप डेल वी की जगह पे जीरो रख देते हैं तो ये बन जाएगा डेल यू, ये बनेगा p और इसकी जगह पे आपने रख दिया जीरो। सो इट मींस जब भी आप हीट की सप्लाई करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो किसके इक्वल आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल आता है। सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने डेल q इज इक्वल टू डेल यू प्लस p डेल v लिखा, जिसमें डेल q क्या था, हीट गिवन टू द सिस्टम, और डेल यू यहां पे क्या था, इंटरनल एनर्जी चेंज, और p डेल v यहां पे क्या था, वर्क डन जो कौन करके देगा, सिस्टम करके देगा, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पे होगा। सो गाइस अब मैं यहां पे कंडीशन लगा रहा हूं, इफ हीट इज सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अगर आप हीट की सप्लाई करते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, डेल वी यहां पे जीरो होगा, तो डेल वी को यहां पे जीरो रख दीजिए। तो आपको पता चलेगा जब आप हीट की सप्लाई करते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो किसके इक्वल आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल आता है। तो ये था फर्स्ट नोट। और अगर मैं बात करता हूं सेकंड नोट की, सो सेकंड नोट हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये है, डेल q इज इक्वल टू डेल u प्लस p डेल v। सो अब अगर हम कंडीशन लगाते हैं, इफ हीट is supplied at constant pressure, so अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट की सप्लाई करता हूं, इट मींस यहां पे हम बात कर रहे हैं डेल QP की, सो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर। सो अगर हम हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर की, तो देखिए गाइस वो कैसे किसके इक्वल आएगा, हमें पता है कि जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस P V होता है। सो अगर मैं इसमें चेंज करता हूं तो H क्या बन जाएगा, डेल H बन जाएगा, U क्या बन जाएगा, डेल U बन जाएगा, प्रेशर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वॉल्यूम क्या बन जाएगा यहाँ पे, डेल V बन जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस इक्वेशन को ढंग से देखते हैं, व्हिच इज एन इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी, तो एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो अगर मैं एंथैल्पी चेंज निकालता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, सो डेल H इज इक्वल टू डेल U, प्रेशर यहां पे कांस्टेंट है और डेल V यहां पे निकल जाएगा। सो अगर आप इस इक्वेशन को ढंग से देखेंगे, सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन यहां पे मैच कर रही है, इट मींस कि जब आप हीट की सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर तो वो किसके इक्वल निकलेगा, वो इक्वल निकलेगा डेल H के, इट मींस चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल निकलेगा, किसके इक्वल निकलेगा, चेंज इन एंथैल्पी के क्या निकलेगा, इक्वल निकलेगा। सो गाइस इसको हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, dQP इज इक्वल टू dH हो जाएगा, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ऐसे इसको भी हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये बनेगा dQV, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो गाइस ये है कुछ बेसिक चीजें, चलिए मूव करते हैं, कुछ और बेसिक चीजें देखते हैं ताकि हम अच्छे से सीपी और सीवी को फाइंड आउट कर सकें। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज आल्सो नोन एज, इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे हम मोलर हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी भी इसे कहा जाता है, विच इज रिप्रेजेंटेड एज C, C से इसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, मोलर हीट कैपेसिटी की, तो हमें इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितने अमाउंट ऑफ हीट की मुझे जरूरत होगी या सिस्टम को जरूरत होगी। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला मैंने कहा इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, ये कहता है अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of substance, 1 mole of substance through 1 degree Celsius, तो यहां पे सीन क्या है, हमें हीट रिक्वायर्ड की जरूरत है ताकि हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर कहां तक लेके जाएं, 1 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएं। उसके लिए क्या चाहिए होगा, हीट की जरूरत होगी। सो गाइस अगर मैं C के फॉर्मूले को निकालता हूं तो C विच इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये क्या है, ये है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो ये रहा हमारा हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो मोल का मतलब N,
कहां तक लेके जाना, 1 डिग्री सेल्सियस तक। तो कहां से लेके गए होंगे, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस। इट मींस यहां पे बात हो रही है चेंज इन टेम्परेचर की। सो गाइस ये होता है फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जिसमें हम लोग कहते हैं हीट amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये है फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब आप कहेंगे ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों कराया, तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस रिलेशन के लिए। सो गाइस सपोज मानिए अगर मैं आपको कहता हूं कि ये रहा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q N डेल T। यहां पे हम N को मान लेते हैं 1 मोल। सो ये हो गया हमारा 1 मोल। तो यहां पे जो C होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, Q अपॉन डेल T के इक्वल आ जाएगा। सो गाइस अगर मैं यहां पे बात करता हूं if heat is supplied at constant volume, अगर हम यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं कि जब हम हीट की सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमें पता है कि जब हीट की सप्लाई होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो किसके इक्वल निकलता था, वो इक्वल निकलता था चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। सो गाइस बड़ा सिंपल है, देखिए इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो ये भी हो गया V, हीट इज सप्लाइड कांस्टेंट वॉल्यूम, C बन जाएगा CV, तो उसके आगे डेल लगा देते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे जो डेल QV है उसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल U लिख सकता हूँ। सो ये जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू ये बन जाएगा तुम्हारा डेल U अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा डेल T। सो गाइस अगर आप हीट की सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपको पता है हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, जिसे हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये बन गया CV इज इक्वल टू डेल U अपॉन डेल T। डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, CV इज इक्वल टू du अपॉन dt के ये बराबर हो जाएगा गाइस। इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं कि यार वी नो दैट कि जो C होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है डेल Q अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, जहां पे हमने N को क्या माना है, 1 मोल माना है। ठीक है, सो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल T। तो अब हम कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ हीट इज सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर। सो अगर मैं हीट की सप्लाई करता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आपको पता है जब भी हम हीट की सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर करते हैं तो जो आपका डेल QP होता है वो किसके इक्वल आता था, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल आता था। तो यहां से इस रिलेशन को उठाइए, C बन जाएगा आपका Cp एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, which is equals to del QP हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन बाय डेल T। तो आपको पता है इस del QP की जगह पे मैं del H रख सकता हूं, तो Cp क्या बन जाएगा, Cp बन जाएगा आपका del H अपॉन में del T, जिसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये बनेगा आपका Cp इज इक्वल्स टू dH अपॉन dt। सो गाइस ये निकल गए हमारे दो रिलेशन, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। सो गाइस हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमने देखा मोलर हीट कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, जिसका फॉर्मूला क्या निकलता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल T। सो गाइस हमें पता है C जो है वो Q अपॉन N डेल T है, N को यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 माना हुआ है हमने। सो अगर मैं कहता हूं हीट की सप्लाई आप करते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमें पता है हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। सो यहाँ पे C बन गया आपका CV, Q बन गया QV। तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या रख सकता था, डेल Q रख सकता था। ये मैंने डेल Q रख दिया। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। वहीं पे अगर मैं हीट की सप्लाई करता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको पता है हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होता था, डेल H के इक्वल आता था। तो इसके जगह पे आप क्या रख देंगे, डेल H रख देंगे। तो ये रख दिया डेल H, डिफरेंशियल फॉर्म में ये क्या कहलाएगा, dH अपॉन dt। सो आई होप आपको गाइस ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv की तरफ को। तो चलिए गाइस बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv की फाइनली। सो गाइस इसे स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कहता हूं if gas is an ideal gas, अगर हमारे पास जो गैस है वो एक आइडियल गैस है, तो कहीं ना कहीं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV is equals to nRT, where P is pressure, V is volume, N is number of moles, R यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड where T is टेम्परेचर। सो गाइस आप लोगों को पता है कि जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की या फिर मोलर हीट कैपेसिटी की, तो वहां पे हम जो नंबर ऑफ मोल होता है वो क्या लेते हैं, 1 मोल लेते हैं। सो अगर मैं नंबर ऑफ मोल 1 मोल लूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू
आर टी बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहां पे मान लेते हैं इक्वेशन एक्स। अब चलते हैं कि सपोज मानिए हमारे पास कोई गैस है, कोई आइडियल गैस है जो T1 टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम रखती है, V1 वॉल्यूम रखती है, और T2 टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, V2 हो जाता है। सो अगर मैं इक्वेशन को फॉलो करता हूं तो ये बन जाएगा तुम्हारा P V1 इज इक्वल टू R T1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, और ये बन जाएगा तुम्हारा P V2 इज इक्वल टू R T2। दिस इज इक्वेशन 2। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 से, एंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, P V2 माइनस का P V1 इज इक्वल टू R T2 माइनस R T1। यहां से अगर मैं प्रेशर कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिलेगा V2 माइनस V1, और इधर मिलेगा R इज इक्वल टू T2 माइनस T1। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको पता है ये फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम है, इट मींस ये बन जाएगा डेल V, और इक्वल टू में R T2 माइनस T1 क्या बन जाएगा, डेल T बन जाएगा गाइस। सो ये हमारा एक इक्वेशन निकल गया वेयर P डेल V इज इक्वल टू क्या होगा, R डेल T के बराबर होगा। एंड वी नो दैट कि जब हम एंथैल्पी की बात करते हैं H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV। सो वेयर इज एंथैल्पी क्या होती है, इट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो अगर मैं इसका चेंज निकालता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, क्या निकालता हूं, अगर मैं इसका चेंज निकालता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आपको पता है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस प्रेशर यहां पे कांस्टेंट है, ये बन जाएगा डेल V। सो गाइस इस डेल V की वैल्यू इधर रख दीजिए इस डेल V की जगह पे। सो हमें यहां पे क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिलेगा डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस R डेल T। अब आपको क्या करना है गाइस, आपको इसे डिवाइड करना है, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है विथ डेल T से। तो जब आप इसे डेल T से डिवाइड करेंगे देन वी गेट डेल H अपॉन डेल T इज इक्वल टू डेल U अपॉन डेल T एंड इज इक्वल प्लस R डेल T अपॉन डेल T। तो डेल T से डेल T चला जाएगा एंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल H अपॉन डेल T। इसको इधर ले आइए, इसको जब इस तरफ लाएंगे तो हमें मिलेगा डेल U अपॉन डेल T इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, R। और हम लोगों को पता है कि जो डेल H अपॉन डेल T होता है वो Cp के इक्वल होता है, माइनस डेल U अपॉन डेल T जो होता है वो Cv के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू R। सो गाइस ये था वो रिलेशन जो हम निकालने वाले थे बिटवीन Cp एंड Cv के बीच में, where Cp is specific heat capacity at constant pressure and Cv is specific heat capacity at constant volume and R is universal gas constant। तो Cp minus Cv is equals to R। अगर हम लोग बोलते हैं for n number of moles, अगर n number of moles हैं तो ये रिलेशन बन जाएगा Cp minus Cv is equals to nR। तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड वी गेट द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। सो गाइस काफी इजी ये रिलेशन था, ज्यादा टफ नहीं था। आई होप आपको बेसिक्स से काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिलेशन डिराइव होता है गाइस। अगर आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ गया तो गाइस प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।